हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आज के लेसन में हम लोग दो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। एक आपका पज़ल है, बहुत अच्छा पज़ल है, मज़ा आएगा आपको करने में। दूसरा आपका सेटिंग अरेंजमेंट है, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छा, जो आपका सेटिंग अरेंजमेंट है वो लीनियर में है और वो आपके एसबीआई क्लर्क के मेमोरी बेस से ही आप कह सकते हो। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ट्रिकी है, और या आप कह सकते हैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की है लैंग्वेज। पर जो क्वेश्चन का लेवल है वो इजी है, पर करना आपको ध्यान से। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जाके, ठीक है ना। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बता दूं कि अब गाइडली एक्सप्रेस वीडियो कोर्स के साथ हम सभी इंडिविजुअल कोर्स भी आ गए हैं जिनकी प्राइस आपकी 499 है। तो आपको मेरा कोर्स अगर आपको परचेज करना है तो आप 499 में आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं कंप्लीट प्री प्लस मेंस की रीजनिंग कवर करूंगा। हर एक टॉपिक को मैं ज़ीरो से लेके हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा, ठीक है ना। मतलब जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन है ना उनको भी कवर करेंगे। वो पजल ले लो, सेटिंग ले लो। पजल तो आप जानते हो मैं कैसी लाने वाला हूँ, बिल्कुल एग्जाम के लिए। कोई ऐसी नहीं कि कैट की उठा ले आए हैं, अरे भाई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। हाँ, ऐसा नहीं कि कैट के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कैट के क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, आप लोगों को बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि एसबीआई पीओ में अगर 5 पजल या सिटिंग आती हैं टोटल, तो उनमें से एक आपकी कैट लेवल की होती, बाकी आपकी ओल्ड पैटर्न पे ही होती है। बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क होता है, इतना हमेशा रखना। चाहे वो एसबीआई पीओ हो, चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, चाहे वो एसबीआई क्लर्क हो, लेकिन एसबीआई क्लर्क में कैट लेवल नहीं देंगे। नया क्वेश्चन दे देंगे बट कैट लेवल का क्वेश्चन नहीं देंगे। आपको समझ में आ गया। अब मैं हर एक क्वेश्चन मैं आपको कवर करूंगा अपने इस प्री प्लस मेंस, जिसमें आपको 50+ आवर्स की मैं क्लासेस लूंगा। और जो जो स्टूडेंट गाइडली एक्सप्रेस वीडियो कोर्स खरीद चुके हैं उनको ये सारी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको गाइडली एक्सप्रेस वीडियो कोर्स जो कि आपको अभी फोकस किया गया मेंस पे, तो आपको कितने का मिल रहा है? 1499 में मिल रहा है, ठीक है ना। आपको इनरोलमेंट लेना है तो आप कहाँ जा सकते हैं? e-store.ibpsguide.com/video क्लास पे आप जाके इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन है। क्या बोला क्या है? देयर आर 3 बिल्डिंग x, y and z सच दैट बिल्डिंग x इज इन वेस्ट ऑफ बिल्डिंग y, इन द वेस्ट ऑफ बिल्डिंग z। तो भैया x, y, z, ठीक है। द फ्लोर ऑफ ईच बिल्डिंग हैज सेम डायमेंशन। बिल्डिंग x हैज 3 फ्लोर, बिल्डिंग 5 हैज 5, बिल्डिंग y हैज 5 फ्लोर एंड बिल्डिंग z हैज 4 फ्लोर। तो मैंने क्या किया है, 5 4 3 2 1 करके इस तरीके से डिवाइड कर दिया, ठीक। 5 फ्लोर। चलो, क्या कहता है कि ईच ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लावर्स। 9 10 12 15 16 18 20 25 27 35 38 40। पर्सन एट द बॉटम मोस्ट फ्लोर हैव इवन नंबर ऑफ फ्लोर। याद रखना, यहाँ पे कोई भी आपका ऑड नहीं आएगा, सारे इवन फ्लावर्स आएंगे, इवन नंबर ऑफ फ्लावर्स आएगा। द नंबर ऑफ फ्लावर्स विद ईच पर्सन डिक्रीजेज एज वी मूव बॉटम फ्लोर टू टॉप मोस्ट फ्लोर। अब क्या है, अगर हम बॉटम से टॉप की ओर जा रहे हैं तो हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लावर्स इस वाले फ्लोर पे होंगे और लोएस्ट जो होंगे वो टॉप वाले फ्लावर उस पे होंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखना था कि आप अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर वाला आपका क्या होगा, वो लोवेस्ट नंबर होगा, और जो सबसे नीचे वाला होगा वो हाईएस्ट पे होगा। और इसी तरीके से हमारे बढ़ते चले जाएंगे, घटते चले जाएंगे फ्रॉम बॉटम से टॉप। और जो नीचे होंगे वो आपके इवन नंबर ऑफ फ्लावर्स आने चाहिए। ये कुछ बातें हैं आपको दिमाग में रखनी है, और उसके बाद इस क्वेश्चन की सारी चीज़ों को समझना है। अच्छा, ऑल्सो इफ ए लिव्स जस्ट अबव बी दैट मीन्स इन द बोथ आर लिविंग इन द सेम बिल्डिंग। तो इन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि अगर कहीं आपको एक ऐसी लाइन देती है कि इफ़ ए लिव्स जस्ट अबव बी देन इट मीन्स दैट बोथ आर इन द सेम बिल्डिंग, तब वह सेम बिल्डिंग में रहेंगे। ये बात इसने मेंशन यहाँ कर दी है। टी लिव्स 2 फ्लोर अबव ई। तो क्या देखो क्या बोला है, ई के 2, टी लिव्स 2 फ्लोर अबव ई। तो 2 फ्लोर मतलब गैप कितने फ्लोर का होगा? एक फ्लोर का गैप देखिए, टी ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से कुछ होगा। एफ हैज़ 20 फ्लावर्स लिव इन द ईस्ट ऑफ टी। अब सुनो यहाँ पे, एफ की
आपके P के ईस्ट में F होगा जिसके पास 20 फ्लावर है। अब एक बात बताओ, ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग है, अगर यहाँ कहीं T आता है तो F यहाँ पे हो सकता है, F यहाँ पे हो सकता है, उसके ईस्ट में ही होगा ना। पर बोला ही नहीं कि इमीडिएट ईस्ट में, अगर इमीडिएट बोला था तो T के बाद हमको F यहीं लिखना पड़ता, पर T के ईस्ट में ही F है जिसके पास 20 फ्लावर है। A हैज़ 10 फ्लावर एंड लिव जस्ट अबव P, तो P के जस्ट अबव कौन है? A है, और A के पास कितने फ्लावर हैं? 10 फ्लावर हैं। D हैज़ 9 फ्लावर, लिव्स इन द फ्लोर विच इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ Q, Q के नॉर्थ वेस्ट में तो D है, D के पास 9 फ्लावर हैं। आगे देखो, Q लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। अब सुनो, बिल्डिंग X में कितनी है? 3 फ्लोर थे, तो आपके ये वाले फ्लोर खाली हैं, ये फ्लोर खाली हैं। बिल्डिंग इसमें 5 थे, 5 फ्लोर थे, और इसमें केवल 4 थे, तो ये रहा। अब टॉप मोस्ट फ्लोर Q पे रख के D नहीं लिख पाओगे, Q के बाद D नहीं लिख पाओगे, Q को लिख के D लिख तो दोगे, लेकिन यहाँ पे Q लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि Q तो टॉप मोस्ट पे था। इट मीन्स कि Q मेरा यहाँ कहीं आएगा, इट मीन्स मेरा D यहाँ आ जाएगा, और D के पास मेरा 9 फ्लावर्स हैं। तो ये बातें मुझे पता थी, तो मैंने इसको नहीं लिखना चाहा और हटा दिया यहाँ से। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि क्या आता है। आगे देखते हैं, आपका C हैज़ 6 फ्लावर मोर देन P। अच्छा, इस चीज़ को समझो कि C हैव P प्लस 6, क्यों? यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा? अब वो कौन से नंबर हैं समझो, यहाँ पे हमकी अगर निकालनी है कि P के लिए कौन सी वैल्यू होगी, तो हर एक नंबर उठा के देखो, उसमें 6 ऐड करके देखो, वो C की वैल्यू हो जाएगी। पर पहले एक बार गो थ्रो कर लो कि किस किस, जैसे कभी भी P 20 नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, कभी भी P 10 नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी A के पास आ चुका है। तो हम इन सब चीज़ों को नहीं चेक करेंगे ना, इसीलिए एक बार पहले देख लो सबका कि किस किस का मिल रहा है। T and B have flowers multiple of 5. T and B is a multiple of 5. U is in the east of B's floor such that building in which both U and B live in the adjacent, मतलब यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि B के तुरंत बाद ही U होगा, और U के पास 27 फ्लावर हैं, तो हम 27 भी नहीं चेक करेंगे। R who has 15 फ्लावर, तो R के पास 15 फ्लावर हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ S में रहता है। बस ये बातें हमको बोली गई हुई हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कि क्या हम, अगर हमने P को 9 दिया, अगर मैंने P को 9 दिया तो 9 6 15 हो जाएगा C की वैल्यू, बट 15 तो ऑलरेडी R के पास आ चुका है, तो कभी भी 9 ये मतलब P के ये नहीं होगा। 10 देंगे तो 16 होना चाहिए, पर A के पास ऑलरेडी 10 आ चुका है, तो कभी भी वो P नहीं होगा। 12 देंगे तो बात बन जाएगी, P की वैल्यू 12 दिए तो C की वैल्यू 12 6 18, ये वैल्यू पॉसिबल है। अगर हम 15 हम दे नहीं सकते भाई, 15 R के पास है, 16 हम दे नहीं सकते क्योंकि भाई इसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा, 18 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, 20 ऐसा करके कोई मतलब कंफर्म नंबर पता चल गया P और C का ये होगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग इन बातों पे। T के ईस्ट में F है, मतलब T और E हम इसमें वाली रो में तो कभी चेक करेंगे ही नहीं, इस वाले में रो होगा या तो फिर इस वाली रो में होगा। अच्छा, इस वाली रो में हुआ तो मेरा पता है कि T अगर ये हुआ, सपो ये एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, T अगर ये रहा, एक का गैप देख के E मेरा ये हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी चल रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि F यहाँ हो सकता है, तो F यहाँ हो सकता है। तो मान लो मैंने F को यहाँ लिख दिया सपोज, और F के पास 20 है, तो मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया। अभी केसेस समझा रहा हूँ, केसेस को समझो केवल। यहाँ पे भाई T यहाँ रखा, F यहाँ रखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बातें बनेंगी इस चीज़ को समझते हैं भैया। अब क्या बातें बनेंगी, अच्छा, कभी भी P या A हम नहीं चेक करेंगे, उसके पीछे रीज़न है भाई क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 20 के जो नीचे नंबर अब आएगा वो 20 से बड़ा नंबर होगा, ना कि 20 से छोटा नंबर होगा। और यहाँ पे P की वैल्यू मुझे पता है कि P की वैल्यू, सॉरी A और P नहीं है, क्या है A और P, और मुझे पता है A की वैल्यू 10 है और P की वैल्यू 12 है। ये जो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कभी भी, क्योंकि बताया क्या, नीचे से ऊपर जाएंगे तो लोवेस्ट पे पहुँचेंगे।
तो मतलब ये हाईएस्ट होगा, ये हाईएस्ट होगा, ये थोड़ा सा कम होगा ना इनके वैल्यू में। समझ में आ रहा है क्या? इस लाइन का मतलब कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो लोएस्ट होने बढ़ के तरफ भागेंगे हम लोग। तो कभी भी यहाँ पे तो हम a को 10 तो लिख ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि या तो a या तो p ऐसे होगा, या फिर a या फिर p ऐसे होगा। हमें उस इतना ध्यान देना है बस, अभी सिर्फ इतना ध्यान देना है हमको। पर जो मेरी कंडीशन है बी से इमीडिएट ईस्ट में यू आएगा जिसके पास 27 फ्लैट, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी यही वैलिड हो रही है कि नहीं हो रही? बी यू के पास 27 यही वैलिड हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ सर वैलिड हो रही है, बिल्कुल वैलिड हो रही है। अब मेरे पास कुछ आइडिया आ रहा है कि अगर मैंने मान लो ऐसे ना करके ऐसे किया कि ए 10 है, पी 12 है, तो आर के नॉर्थ वेस्ट में एस आएगा जिसके पास 15 आएगा। तो आर के बाद मैं यहाँ पे एस लिख दूँ जिसके पास 15 है, ये बात सही है, लेकिन सी बच रहा है और सी आपका 18 कभी भी यहाँ नहीं आएगा। अब इसके नीचे जो भी नंबर आएगा वो 27 से बड़ा होना चाहिए, ना कि 27 से छोटा। इट मीन्स मेरी ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत जा रही है। यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ एस नहीं होगा। सर कोई बात नहीं, हमने ए कोई ऐसे लिखा था ना, अब हम ऐसे लिख के देख लेते हैं। अरे बेटा आप ए और पी ऐसे लिख के देख लो चलो, लेकिन आर यहाँ रखा, एस यहाँ रखा, तब भी सी तो यही जगह आ रहा है ना, मामला तो फंस रहा है ना मेरा। इसका मतलब ये हो गया कि सर मैंने ये वाला सब कुछ गलत लिखा हुआ है, मैंने हटा दिया। मैंने b इक्वल्स टू ये F27 भी हटा दिया। अब मैंने कहा सर आप f को 20 यहाँ ना लिखो ना, एक जगह और चेक कर लो सर, f को यहाँ लिख के 20 लिख दो सर, अभी सही है। एक ये भी चेक कर लेंगे हम, एक ये भी केस चेक कर लेते हैं भैया कि t के ईस्ट में f आ रहा है, f के पास 20 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने चेक करना है, कर लेंगे हम। अब P और A कभी ऐसे तो चेक करेंगे नहीं ना, P और A, सॉरी A और P, मैं बार बार P और क्यों लिख रहा हूँ मुझे, कभी भी A और P नहीं लिखेंगे। रीज़न भाई 20 से नीचे जब हम आएंगे तो 20 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म बातें पता है, तो कभी भी हम नहीं चेक करेंगे। तो हम जो भी चेक करेंगे वो A और P एक बार ऐसे चेक कर लेंगे, A और P एक बार ऐसे चेक कर लेंगे। तो हम दोनों तरफ रख के देख लेते हैं। पहले A और P ऐसे रख के देखा मैंने, तो मुझे मालूम है B और U ऐसे ही लिखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और U के पास है 27 नंबर ऑफ फ्लावर और बॉटम मोस्ट पे इवन नंबर ऑफ फ्लावर्स आ रहे हैं, ना कि ऑड नंबर ऑफ फ्लावर्स। तो इसका मतलब B और U ये तो खराब हो जाएगी, बात ही खराब हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि सर हमने A और P करना है। अगर मैंने ऐसे किया तो B U नहीं आएगा, B U नहीं आएगा, B और U, यानी क्योंकि B के तुरंत ईस्ट में ही आपको U लिखना पड़ेगा, मामला हो जाएगा खराब। अब ये कन्फर्म बातें हो चुकी हैं कि ये पूरी पॉसिबिलिटी मेरी गलत है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि TE जो मैंने यहाँ लिखा है वो बिल्कुल गलत है, गलत बात है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा सर T के तुरंत बाद F आना चाहिए, नहीं आ सकता। T यहाँ लिखेंगे तो F यहाँ आ जाएगा, यही आएगा। T यहाँ लिखेंगे तो F यहाँ कन्फर्म हो जाएगा। F के पास 20 नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं, एक का गैप दिया, E दिया, यहाँ हो जाएगा। अभी कुछ चीज़ें अब हम लोग सही जा रहे हैं डायरेक्शन में, मतलब यहाँ तक आई होप सो सबको क्लियर होगा। अब मुझे इतना पता चल गया कि ये वाली कंडीशन अब दोबारा नहीं पढ़ूंगा, ये वाली कंडीशन में दोबारा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरी डन हो चुकी है, ये दोनों कंडीशन मेरी डन हो चुकी है। आगे देखो क्या कहते हैं कि क्या करना है, P और A वाली कंडीशन भैया। तो A और P कभी भी यहाँ नहीं चेक करूँगा, A या फिर P, A या फिर P ऐसे करना पड़ेगा। मान लो मैंने सपोज सबसे पहले लिखा आपको A या फिर P। अब A के, अच्छा ये वाली मैंने पॉसिबिलिटी नहीं चल रही है, तो A को मैंने क्या नंबर दिया है, A को मैंने 10 नंबर दिया है, P को मैंने 12 नंबर दिया, ये मेरी पॉसिबिलिटी चल रही है, ठीक है ना। क्योंकि अभी A और P ऐसे भी तो चेक कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। अच्छा B और U, चाहे ये ऐसे लिखूँ चाहे ऐसे लिखूँ, B और U की तो कन्फर्म लोकेशन मुझे बताता है कि B ये है तो U मेरा ये हो जाएगा और U आपका 27 नंबर ऑफ फ्लावर्स हो जाएगा, ये बात तो सही है। अब R और S की अगर बात अब हम कर लें, अगर हमने R और S की बात की तो R के नॉर्थ ईस्ट में ही, सॉरी S के नॉर्थ ईस्ट में मुझे R को लिखना है, समझना है यहाँ पे बातों को। अच्छा एक और चीज़ देखना कि यहाँ पे आपने क्या किया है, S जो है आपका ये कन्फर्म यही होगा और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। S यहाँ आने लिख पाओगे, ऐसे आने, क्योंकि S के नॉर्थ ईस्ट में मुझे R को लिखना है। अब R15 मेरा ये हो सकता था, R15 मेरा ये हो सकता था, समझना है यहाँ पे।
R15 मेरा ये हो सकता था, R15 मेरा ये हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन अभी भी हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि अगर मैंने देखा आपका R15, R आपका यहाँ लिखा, तो C18 आपका ये हो जाएगा ना, C18 और 18, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो पॉसिबल है। एक सेकेंड, अगर मैंने R15 ऐसे लिखा, समझना यार बातों को, तो C18 ऐसे होगा, और 18 यहाँ लिखने का मतलब कि इसके नीचे जितने भी वैल्यूज़ होंगे नंबर ऑफ फ्लावर्स वो बड़े होने चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट टू लोएस्ट जा रहे हैं। यही सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, जिसमें हम C कभी 18 ऊपर लिख ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब मैंने कहा सर C और 18 ऐसे लिख देता हूँ, और R15, तो 15 के लिखने का मतलब ये होगा कि इसके नीचे जो होंगे सब बड़े होंगे 15 से बड़े होने चाहिए, पर यहाँ पे 10 और 12 छोटे आ रहे हैं। अरे भाई समझ में आया, गड़बड़ा गया मामला। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं A10 को यहाँ ना लिखूँगा, P और 12 को यहाँ नहीं लिखूँगा, कन्फर्म A और 10 यहाँ लिखूँगा, ठीक है, P और 12 यहाँ लिखूँगा। अब S और R वाली S यहाँ लिखूँगा, S के नॉर्थ वेस्ट में मेरा R हो जाएगा, जिसको मैं दूंगा 15। C बचता है जिसको मैं दूंगा C के मेरे पास 18, ये वैल्यू मुझे पता है, तो मतलब ये वाला भी केस मेरा डन हो चुका है, ये भी मेरा केस डन है, ये भी मेरा केस डन ही है। अब T और B की जो है मल्टीपल ऑफ 5 में देनी है वैल्यू, T और B की वैल्यू मुझे मल्टीपल ऑफ 5 में देनी है। अच्छा, अभी मेरे पास नंबर कौन कौन से बचना है इनको ये देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास नंबर कौन कौन से बचना है, मेरे पास T के लिए मेरे पास बच रहा है 35 बच रहा है, B के लिए मेरे पास बच रहा है 25 है, हाँ 25 बच रहा है, और क्या बच रहा है 38 बच रहा है, और 40 बच रहा है। समझना इस चीज़ को यहाँ पे। अब अच्छा, जो भी मेरा ये T और B है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है, मेरा T और B मल्टीपल ऑफ 5 है। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो भी नंबर यहाँ लिखूँगा मैं या यहाँ लिखूँगा वो इवन नंबर होने चाहिए, तो इससे इवन नंबर एक्सट्रैक्ट करो। आपके इवन नंबर 2 यही हैं, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, यही, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ रहा है। अब T और B के लिए जो बता वो 35 और 25 होगा। अब मुझे मालूम है कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, और ये 25 होगा, ये 35 होगा। इसका मतलब यही हो गया कि मैं कभी भी 38 या 40 में डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। 38 और 40 में, हाँ 25 ये हो जाएगा और 35 ये हो जाएगा, ये कन्फर्म है। पर E के पास कौन सा नंबर ऑफ फ्लावर्स जा रहा है मुझे नहीं मालूम है। यहाँ पे E के पास मैं फिर से लिख देता हूँ, या तो 38 या 40 होगा। यहाँ पे भी इस तरीके से बातें निकल रही हैं कि S के पास या तो 38 या 40 होगा। तो सभी का डायग्राम जो बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए। अब देखो, तुम खुद ही देखो, जब नीचे से ऊपर की ओर जाए तो नंबर डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 18, 12, 10, 38, 40, 25, 35, 15, 9 डिक्रीज हो गया। अब यहाँ इसका मतलब ये क्या हो रहा है। अच्छा, लास्ट में Q भी तो बच रहा है। अच्छा, Q के पास मुझे मालूम है कि कौन सी वैल्यू जानी है। यार एक बात बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे, थोड़ा सा कॉमन सेंस। बच केवल 16 बच रहा है, और 16 और नीचे से ऊपर की ओर देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा हुआ है, तो लास्ट आपके पास Q के, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन करने में आप सभी को मजा आया होगा। केवल 2 बातों का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नंबर मेरा डिक्रीज ऑर्डर में नंबर ऑफ फ्लावर्स आ रहा है। बस यही एक दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को बनाना था, बस और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लो तुम अभी। और लैंग्वेज को मैं बार बार कह रहा हूँ, लैंग्वेज को आराम से पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन एक ही पॉसिबल में होने वाला है, समझ के करने वाला है बस में। लेकिन मैं आपको यहाँ दूसरा केस भी बना के बताऊँ कि एक केस क्यों रिजेक्ट होगा और रिजेक्ट होने का रीज़न क्या है, किस लाइन की वजह से हो रहा है। एक छोटी सी लाइन पूरा केस आपका गलत कर देगी। तो चलो पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इसमें किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है ना। हर एक पॉइंट को समझेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी दिखने में है ना, पर करने में उतना ही ये सॉल्व है। बस एक बात तुमको पॉइंट्स को लिख लेना है ठंडे दिमाग से, ठीक है ना। चलो देखो क्या कह रहा है कि 9 person U, V, T, Z, S, X, W, Y and E are sitting in a row. Some of them facing north and other are facing south. समझ में आया। अभी हमें डायरेक्शन नहीं मालूम,
बोला क्या अपोजिट डायरेक्शन मीन्स इफ वन फेसेस साउथ देन द अदर विल फेस नॉर्थ एंड वाइस वर्सा। ऑल्सो देयर एज लाई बिटवीन 35 to 65। याद रखना लास्ट जो आपका है सिर्फ 65 है और जो मिनिमम आ रखा है वो 35 एज का है। एंड द नन ऑफ देम हैज़ अ सेम एज। अच्छा, यू एंड वी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर एंड डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देयर एज इज 1 ईयर। यहाँ पे बात बोला गया यू और वी की जो एज का डिफरेंस है वो 1 साल का दिया हुआ है। एंड द एज ऑफ वन ऑफ देम इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर विच इज़ मोर देन 5। मतलब कि मुझे याद रखना है कि 6 से स्टार्ट करना है, 7 से करना है और 8 से करना है, लेकिन अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 से 81 हो जाएगा और मेरी हाईएस्ट एज मेरी 81 नहीं है, हाईएस्ट एज मेरी 65 है। तो मतलब 8 8 64। मतलब मुझे जो यही तीनों की पॉसिबिलिटी लेके मुझे यहाँ पे बाकी आगे समझना है। तो अब देखो क्या बोला क्या है कि यू और वी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर में है, कि यू और वी आपके एक दूसरे के इमीडिएट नेबर में है और यू और वी का जो एज का डिफरेंस है वो आपका 1 साल का है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे यू या फिर वी मुझे नहीं मालूम, पर किसी ना किसी की एज इतना पता है कि क्या होगी, या तो 36 होगी या तो 49 होगी या फिर 64 होगी। बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम है। आगे देखते हैं कि क्या बातें हमें पता चलती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि यू की ही एज ऐसी होगी या वी की ही एज कुछ ऐसी होगी, हमें कुछ भी नहीं मालूम। इनमें से किसी एक की परफेक्ट स्क्वायर की है विच इज़ मोर देन 5, ये बात बोली गई है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन, क्या बोला गया, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन द वन हुज एज इज 37, जिसकी एज 37 है, एंड द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, एंड द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू is वन मोर देन के बाद क्या है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड यू। तो एस और यू के बीच में +1। इतनी ये इंपॉर्टेंट लाइन थोड़ी सी है, समझना यहाँ पे। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब देखना। कंडीशन देख लो किस तरीके से ट्रिकी बनाई है, कोशिश की गई है। आगे पढ़ते हैं, इसी में कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। आगे क्या कहता है, नॉट मोर देन। यही इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मत पूछो, कि यही आपकी जो है आधी से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेगी। नॉट मोर देन, 3 से ज़्यादा पर्सन आपके साउथ डायरेक्शन में नहीं देखने चाहिए। जहाँ पता चला कि 4 हो रहे हैं वो केस रिजेक्ट हो जाएगा। बस आगे देखो क्या बोले, एस इज़ द यंगेस्ट अमंग 9। ठीक है भैया, एस की जो एज होगी वो यंगेस्ट होगी। एस की एज क्या होगी, यंगेस्ट होगी। अब वो कितनी होगी मुझे ये भी नहीं मालूम अभी, है ना। अब ये नहीं कह सकते एस की एज 35 ही होगी, नहीं, क्या पता कुछ भी हो सकती है, बट यंगेस्ट होगी। जितनी भी अमंग होगी उनमें से सबसे छोटा आपका एस है। क्या कहता है, यू हु इज़ 48 ईयर ओल्ड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। तो मैंने क्या किया, यू को यहाँ लिखा है 1 2 करके एक्स। अब यू हु इज़ 48 ईयर ओल्ड, अब यहाँ पे देखो लाइन को ऑब्जर्व करो, यू की एज आपको बता दी गई है 48 है। तो यू की एज अगर मुझे मालूम चल चुकी है 48 है, तो भाई एक बार बताओ, मैंने बोला था यू या वी में से किसी एक का परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो इतना तो कन्फर्म है कि अब इनमें से कोई भी एज यू के लिए नहीं बची, जो भी बची वो वी के लिए बची। अब एक बात बताओ, मुझे मालूम है कि यहाँ पे यू और वी का एज का डिफरेंस 1 ईयर का है। तो अगर यू आपकी 48 है तो वी कितना होगा, डेफिनेटली 49 होगी। ये तो देगी नहीं 1 का डिफरेंस, ये भी नहीं देगी। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें मैं हटा दूंगा और यहाँ पे साफ साफ लिख दूंगा यार कि यू की एज अगर मुझे 48 है तो वी की भी एज मालूम चल चुकी है, दैट इज़ 49। दैट्स इट, खत्म बात। यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, देखते क्या बोला है। अच्छा, एक्स से अगर हम थर्ड लेफ्ट में देखें तो यू पे पहुँच जाएंगे, है ना, ये बात बोली गई है ना, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। अच्छा, डब्ल्यू की एज कह रहा है कि अगर मुझे डब्ल्यू की एज निकालनी तो डब्ल्यू एज इज 3 ईयर मोर देन वी, तो वी +3 कर देंगे, आ जाएगा। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन वाई एंड टी इज 5 ईयर एंड द टी इज ओल्डर देन वाई। समझ में आया, तो टी माइनस वाई ही करेंगे और जो डिफरेंस है वो 5 साल का है। वाई हु इज 2 ईयर यंगर देन जेड, दैट मीन्स जेड इक्वल्स टू वाई +2। यही होगी ना, ये एजेस में हम करेंगे जो भी करेंगे। आगे देखो क्या कहता है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एंड डब्ल्यू इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन, यहाँ पे टी है नहीं है, यहाँ पे जेड है, ये 2 नहीं है जेड है। आप इसको करेक्ट कर लीजिए, इट्स टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी यहाँ पे भी हम सही कर देते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं तो हुई होगी, नंबर ऑफ पर्सन जेड है ये, ठीक है, नोट कर लो यहाँ पे ये जेड है, ठीक। तो इसको मैं अपनी फाइल में जब आपको PDF दूंगा वहाँ पे करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो, जेड एंड डब्ल्यू, इसका मतलब यार ये हो गया यहाँ पे
कि जो W है वो एग्जैक्टली बिटवीन में है किसके, T और Z के। इस लाइन का यही मतलब है, ठीक है, कि W जो है एग्जैक्टली मतलब T और W के बीच में अगर दो लोग हैं तो दो ही लोग आपके W और Z के भी बीच में होंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, द पर्सन हु इज 55 ईयर ओल्ड, सिक्स्थ टू द राइट ऑफ T। सो T से सिक्स्थ राइट में कौन है, 1 2 3 4 5, ये रहा सिक्स्थ पर्सन, सिक्स्थ राइट में, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। आगे देखते हैं, ईज एज इज 10 ईयर लेस देन द हिज नेबर। लाइन क्या कह रही है कि अगर मुझे ई की एज निकालनी है तो ईज के नेबर से, ई के नेबर से माइनस कर देना है 10, तो ई की एज आ जाएगी। Z फेसेस अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बोथ U एंड Y। कह रहा कि Z का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट में विद रिस्पेक्ट टू U और Y ना, तो U को लिखा स्लैश और Y को लिखा। अब यहाँ पे मैं एरो बना के अपोजिट लिख देता हूँ, तो समझ जाना। कहने का मतलब अगर ये नॉर्थ हैं तो दोनों नॉर्थ होंगे और ये साउथ हो जाएगा, और अगर ये साउथ है तो दोनों साउथ होंगे और ये आपका नॉर्थ हो जाएगा। ये बात कहने का मतलब हो गया है, ठीक है ना। जब उसको हम अपने फाइनल डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 1 पर्सन सिट बिटवीन Z एंड द हुज एज इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज मोर देन 6। तो कहने का मतलब हो गया Z 1 पर्सन मोर देन 6 मतलब या तो वो 49 का होगा या तो वो 64 का होगा, मुझे नहीं मालूम, ये Z है। आगे पढ़े, ई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Y। Y से जो सेकेंड लेफ्ट में है वो E है, सेकेंड लेफ्ट में। अच्छा, ई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Y एंड फेसेस, एंड में लग गया ना, तो एंड किसके लिए, E के लिए है, और E का जो होगा वो अपोजिट होगा W और W एंड Y के रिस्पेक्ट में। अभी जो बात मैंने बताई ना कि अगर ये नॉर्थ है तो ये आपका साउथ हो जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ ही हो जाएंगे, और अगर ये आपका इनमें से कोई एक साउथ है तो दोनों साउथ हो जाएंगे और ये आपका तब नॉर्थ हो जाएगा। अभी जो मैंने आपको ऊपर बातें बताई हैं वही बात बोली गई है। W sits in the middle of the row and one person sits between Y and W. S and T both are immediate neighbor and one of them sits at the extreme end of the row and both faces same direction with respect to E। समझना यहाँ पे बातों को। अब यहाँ से हम सारी पॉसिबिलिटी को समझेंगे। द एज ऑफ बोथ द नेबर ऑफ W इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे लास्ट में थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि मैं इनको लिख नहीं रहा हूँ कि W sits in the middle of the row and one person sits between Y and W. S and T are both are immediate neighbor of each other and one of them sits at the extreme end of the row। ये कुछ बातें बोली गई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से ही मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है ना। और बनाते हैं यहाँ से हम थोड़ा सा लाइन खींचते हैं इसको, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने बना दी। अभी हम वो वाला केस पढ़ाएंगे, आपको वो वाला केस समझाएंगे जो केस रिजेक्ट हो रहा है। समझना है, यहाँ पे मैंने कहा W इज़ द मिडल, तो 1 2 3 4 करके W ये हो जाएगा। अभी क्या बोला, W और Y के बीच में 1 पर्सन है, W ये रखा, एक का गैप देखिए Y इधर आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था। अच्छा एक बात बताइए, S और T के बारे में क्या बात बताई गई है सर? S और T के बारे में ये बात बताई गई कि कोई इनमें से एक्सट्रीम एंड पे बैठ रहा है, कोई इनमें से एक्सट्रीम एंड पे बैठ रहा है। मुझे ये भी मालूम है कि Y से सेकेंड लेफ्ट में E है, तो Y का आपका नॉर्थ डायरेक्शन होगा तभी ये E हो जाएगा, तभी ये। और अभी ये पढ़ा है मैंने ये वाला पॉइंट जिसमें मैंने Y को अगर नॉर्थ दिया तो E आपका साउथ हो जाएगा, समझ में? तो अगर Y आपका नॉर्थ है तो W भी नॉर्थ हो जाएगा, अभी बताया था मैंने। S और T की बात बताई जा रही थी, तो T अगर हम यहाँ रखते तो 2 का गैप देके T और W के बीच में 2 का गैप, तो 2 का गैप देके Z आना, 1 2 करके Z आता। और अगर हमने S की जगह यहाँ T लिखा होता और यहाँ ऐसे 1 2 3 करके T और W में है, तो W और Z में भी 3 होता, 1 2 3 करके Z नहीं आता। इसका मतलब ये हो जाएगा कि T ये है, S ये है, T ये है, S ये है ना? यही तो बात होगी। आगे क्या कहता है, S and T and one of them at extreme and both faces the with respect to E। अगर E आपका साउथ में है तो ये भी आपका साउथ में होगा, ये भी आपका साउथ में।
अब कोई भी पर्सन साउथ में नहीं दिखना चाहिए, ये बात कान खोल के लिख लो, ये बात कान खोल के लिख लो, कोई भी पर्सन इसमें से साउथ डायरेक्शन में नहीं देखना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या बात बोली गई है इस चीज़ को समझते हैं, समझना यहाँ पे ध्यान से कि कोई भी पर्सन अब आपके साउथ में नहीं देखना चाहिए। अच्छा, टी और डब्ल्यू के बीच में दो लोग, तो एक दो देखिए जेड आपका ये हो जाएगा, जेड आपका ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैंने जेड को लिख दिया। टी ये है, टी से 6th राइट में आपका 55 वाला, तो 1 2 3 4 5 करके 55 वाला ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अच्छा, और क्या बात बोली गई है, z की डायरेक्शन निकालनी तो u और y के अपोजिट में ही आपका होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात थोड़ा सा समझो यहाँ पे कि u और v आपका क्या है, u और v आपका क्या है, u और v आपके क्या है, एक साथ बैठ रहे हैं। अगर मैं u को यहाँ लिखूंगा तो 2 का गैप देके मुझे x को लिखना था 1 2 करके x, और अगर हमने u को यहाँ लिखा 2 का गैप देके x लिख पाओगे नहीं, तो मतलब u ये है, v ये है और x ये हो, x के थर्ड लेफ्ट में u है, समझो x के थर्ड लेफ्ट में u है, और मुझे यहाँ पे लेफ्ट लगाना है, तो मैं क्या दूंगा, इसको साउथ डायरेक्शन दूंगा। अब बताओ कितने लोग हो गए साउथ डायरेक्शन वाले, 1 2 3 4, 4 लोग हो गए। और अभी हाईलाइट किया था मैंने पॉइंट कि नॉट मोर देन 3% आर फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन, तो क्या ये चीज़ें मेरी सही जा रही थी, सही दिशाओं में जा रही थी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो अब क्या करना है, अब हटा दो ये सब चीज़ें, इतना तो कंफर्म था ना कि आपका जो W है वो 1 2 3 4 करके W ये होगा, एक का गैप देखिए Y ये हो जाएगा। अब Y के साउथ डायरेक्शन में रख के E को ये दे देंगे, बोलो अगर ये आपका साउथ है तो आपका ये नॉर्थ हो जाएगा, ये भी आपका साउथ हो जाएगा, बोलो होगा, ये सब चीज़ें होंगी, हाँ सर होंगी, कर दिया हमने। और कुछ, U और V अगर S और T की बात की जाए तो हाँ भाई आपका कंफर्म, अब S ये हो जाएगा और T, सर अगर T होता तो T और W के बीच 3 लोग, तो W और Z में भी 3 लोग, तो यहाँ कहीं Z होना तो नहीं हो सकता, 1 2 का देखे W तो 2 का गैप देखे Z। U और V, अगर U यहाँ लिखेंगे तो 2 का गैप देखे X लिख लेंगे, अगर लेकिन U यहाँ लिखेंगे तो 2 का गैप देखे X लिख पाएंगे, तो मतलब U ये हो जाएगा, V ये हो जाएगा, X ये हो जाएगा। X के थर्ड लेफ्ट में है तो X का फेसिंग नॉर्थ, 1 2 3 करके ये रहा, बोलो बोलो क्लियर है, क्लियर है सर, यहाँ तक क्लियर है। Z का और U और Y का अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब अगर Y आपका नॉर्थ देख रहा है तो U भी आप साउथ देख रहा है तो U भी आपका साउथ दिखेगा, पर Z जो होगा वो U और Y के अपोजिट में देखेगा, दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन में देखेगा, दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन में देखेगा। अच्छा, आगे क्या बातें बोली गई हैं आपकी, आगे बोली गई हैं और क्या बातें बोली गई हैं, देखने दो और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक्सट्रैक्ट हो रही है। हाँ, T के 6th राइट में, तो T को मुझे क्या डायरेक्शन देनी पड़ेगी, T को मुझे क्या डायरेक्शन देनी पड़ेगी, 6th राइट नॉर्थ देनी पड़ी, तभी 6th राइट 1 2 3 4 5 6, Z कितने साल का हो जाएगा, 55 साल का, ठीक है, Z आपका 55 साल का हो गया। क्वेश्चन में अब दम नहीं रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है, अब बहुत इजी क्वेश्चन है। अब कितने लोग साउथ में हो गए, 1 2 3 लोग साउथ में हो गए, तो बचे हुए क्या देखेंगे, नॉर्थ में देखेंगे। अब सिर्फ एजेस को लिख दो और वो भी चुटकियों का काम है, बस जो लिखे हुए हो ना ऊपर उनको ध्यान करो। अच्छा, मुझे ये चीज़ पता है Z की वैल्यू 55 है, तो Y की वैल्यू कितनी होगी, 55 में से 2 हटा देंगे तो Y की वैल्यू उतनी हो जाएगी, दैट इज 53। अच्छा, U और V में से मुझे U की एज पता थी 48 है, V की एज मुझे पता थी 49 है। अच्छा, T और Y के बारे में मुझे ये मालूम है कि Y अगर 53 है, T की वैल्यू निकालनी है, तो 53 इधर चला तो प्लस हो जाएगा, 53 प्लस 5 53 प्लस 5 कितना होगा, 58। T की वैल्यू, T की एज भी पता चल गई 58 है। और कुछ है, हाँ W और V वाली कंडीशन को यूज़ करो, तो V की एज 49 है, तो 49 प्लस 3 W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52 है ना,
ये सब बातें होंगी कि नहीं होंगी भाई? अभी मुझे बताओ ई के इमीडिएट नेबर में 55 है, तो 55 में से 10 हटा दो, 5 एक 45, 45 हुआ तो ई की एज 45 हो जाएगी, हो गई। अच्छा, और कोई इन्फॉर्मेशन बच रही है? हाँ, जेड एक का गैप देखे 49 या फिर 64, जेड ये रहा, एक का गैप देखे ये कौन होगा, 49 तो ये रहा ना, तो कन्फर्म है कि 64 होगा। अब एस जो है आपका यंगेस्ट था, और एक वैल्यू एक एज आपकी 37 है, जिसका जिक्र हमने पॉइंट्स में लिखा, पर यहाँ कहीं भी 37 नहीं हो रहा। इसका मतलब 37 ईयर्स का कौन होगा, यही होगा जो कि यंगेस्ट होगा। एज में देखो सबसे छोटा कौन है, 37 है, तो यंगेस्ट हुआ। तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट बनना चाहिए था। तो देखा क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी कैसी लिखी हुई थी यहाँ पे, और उसको किस तरीके से सॉल्व किया। क्वेश्चन दिखने में टिपिकल था कि यार एजेस हैं, कैसे होगा, क्या एज ही सबसे ज़्यादा इजी थी कैलकुलेट करने में, क्योंकि सबकी एज किसी ना किसी तरीके से इस फॉर्म में कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर एक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती है तो भाई चैनल पे आके एक बार देख लिया करो रोहित सर की क्लास की, भाई आज रोहित सर ने क्या पढ़ाया है। तो आज मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रखे थे, इसकी PDF चाहते हो तो आपको IBPS गाइड की वेबसाइट पे आपको डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, अगर मैं आप लोगों से एक एडवाइस लेना चाहूँ, अगर मैं इन फ्यूचर मैं मॉर्निंग के 5 PM पे अगर मैं क्लास लूँ वो भी लाइव, तो क्या आप लोगों में से लोग आओगे अटेंड करने? ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई इतने बच्चे तो मेरी क्लास में 5 बजे सुबह आएंगे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।